Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 12th बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, पिछले लेक्चर में बेसिकली आज गुड न्यूज़ ये है कि इस जो चैप्टर है इसका आज लास्ट लेक्चर है. पिछले लेक्चर में हमने क्या बात किया था, कुछ याद है? एक ओवरव्यू लिया था किसका, हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट एक मेगा प्रोजेक्ट है, क्या, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ठीक है, जो कि अकेले 13 साल तक चलने वाला प्रोजेक्ट है. उसके साइलेंट फीचर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात की थी, उनके क्या गोल्स थे, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं. आज उसी के एक टॉपिक छूटा हुआ है, उसको हम कवर करेंगे, जो है एप्लीकेशन एंड चैलेंजेस रिगार्डिंग HGP. क्या क्या इनके एप्लीकेशन है और फ्यूचर में क्या इनको लेके चैलेंजेस आ सकते हैं. ठीक है, वो जानते हैं हम. Knowledge of human genome sequence and researches will lead us to understand biological system in coming decade. ठीक है, आने वाले समय में बायोलॉजी में ये डीएनए के जो भी सीक्वेंस है ये कैसे कैरी आउट हो रहे हैं, ये चीज़ें हमें आसानी से पता चल सकती हैं. ऑब्वियस सी बात है, अगर जेनेटिक बेसिस पे, जेनेटिक तो जीन तो सबका सेम होने वाला है. ठीक है, जीन अगर फ्यूचर में सपोज कर लो कि फादर को कोई भी जेनेटिक बीमारी है, ठीक है, या मदर को कोई भी जेनेटिक बीमारी है, तो चांसेस क्या है, बच्चे में आने के चांसेस तो हैं. ठीक है, हमने पढ़ रखा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है. तो इस चीज़ से कभी कभी आप देखते हो, इनफैक्ट HIV जो है, HIV बेबी तक ट्रांसफ़र ना हो इसके लिए एम्ब्रियो स्टेज में ही उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है बेबी के. तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये इन्हीं के लिए हेल्पफुल है. क्या कि DNA सीक्वेंसिंग अगर पता चल जाती है तो फ्यूचर में कोई आने वाली प्रॉब्लम से हम बेसिकली उसके लिए प्रिपेयर रह सकते हैं. दूसरा है HG सीक्वेंस विल इनेबल्स टू कंप्लीट न्यू अप्रोच टू बायोलॉजिकल रिसर्च. ये जो सीक्वेंसिंग हो रहा है ह्यूमन जीनोम में, ये एक नया प्लेटफॉर्म देगा किसके लिए, कोई नई चीज़ की खोज के लिए. बायोलॉजी जो टर्म है ये बहुत बड़ा है, ये इतने में ही सिमटा हुआ नहीं है. ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, अभी भी आपने कल की क्लास में देखा कि 50% ऐसे जीन हैं जिनका हमें फंक्शन नहीं पता. तो अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिसर्च करना बाकी है, वो इनके हेल्प से हम कंटिन्यू करने वाले हैं. नेक्स्ट है विथ होल जीनोम सीक्वेंस एंड न्यू हाई थॉट आउटपुट टेक्नोलॉजीज वी कैन अप्रोच क्वेश्चन सिस्टमेटिकली एंड ऑन अ मच ब्रॉडर स्केल. ठीक है, जो भी चीज़ें माइंड में आ रही हैं वो इतनी सी ना आके इतनी आ रही है. मतलब क्या है कि सीक्वेंसिंग पैटर्न अगर हमें पता है तो हमें उसका प्रॉपरली, आप जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होता है, ऐसा होता है ना कि आपको अगर किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप इतनी सी नॉलेज लेके कंफर्टेबली बैठ नहीं सकते. ठीक है, आप खुद को सेटिस्फाई करने के चक्कर में क्या करोगे, उससे रिलेटेड हर चीज़ की, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मूवी पसंद है, ठीक है, कोई भी ऐसी मूवी रैंडमली पसंद है, आपने उसका ट्रेलर देखा, आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो जब तक वो मूवी नहीं रिलीज़ होती है, आप उसको देख नहीं लेते, तब तक क्या होगा, आप परेशान रहोगे अंदर ही अंदर. तो वही इस फील्ड में होता है कि इस फील्ड में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आने वाली हैं जिसको रिलेटेड करके चीज़ें और ज़्यादा क्या होंगी, आसान बनेंगी, ताकि नॉलेज के अप्रोच में अगर हम देखें तो आगे बढ़ सके इससे रिलेटेड. ठीक, HG सीक्वेंसिंग इज़ एन इनॉर्मस टास्क विच विल रिक्वायर द एक्सपर्टीज एंड क्रिएटिविटी. क्या हमें या आपको HG में अगर भेज दिया जाए किसी साइंटिस्ट के टर्म में, बेसिकली इतनी साइंटिफिक नॉलेज ना आपको अभी ना मुझे है. होता है ऐसा क्योंकि हम लोग क्या हैं, किताबी कीड़े हैं. अभी हमने ये, आपने भी इनफैक्ट और हमने खुद ने ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ देखी है, समझी है, ऑब्जर्व नहीं किया है चीज़ें कैसे हो रही, हमने इसका कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं देखी है. तो इसके लिए क्या बहुत अच्छे एक्सपर्टीज़ चाहिए, साथ ही उनके अंदर क्या क्रिएटिविटी वैल्यू होनी चाहिए. ये नहीं कि एक चीज़ अगर कर लिया तो वो करके शांति से बैठ जाए, नहीं, उसके रिगार्डिंग और क्या चीज़ें वो इन्वेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं. Tens to thousands of scientists form varied disciplines in both public and private sector worldwide. ठीक है, 10 से 1000 एक ग्रुप में. आप नॉर्मली किसी मूवी में इनफैक्ट देखा होगा, मूवी में क्या, आपने क्रिश मूवी देखी है, देख रखी है, वहाँ पे भले ही उन्होंने कोई नया चीज़ इन्वेंट किया था, वो अकेले के टर्म में था, बट ऐसा एक्चुअल लाइफ में नहीं होता. अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट, आप सोचो ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितने साल तक चला, 13 साल तक चला, तो क्या किसी एक साइंटिस्ट ने इसको वेरी किया होगा,
नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कई सारे साइंटिस्ट मिलके किसी एक चीज़ पे काम कर रहे हैं। बेसिकली कंपनी तो देनी पड़ती है ना कि आप कितने, हर चीज़ का हर, अब ये इतने सारे 3 × 10⁹ बेस पेयर्स हैं, उन बेस पेयर्स को ही अगर अरेंज करना हो, सिस्टमैटिक हर चीज़ का फंक्शन जानना हो, तो किसी एक के बस की बात तो नहीं है, बिलियंस ऑफ बेस पेयर हैं। तो वहाँ पे चीज़ों को क्या करता है, ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, और वो ग्रुप में जितने भी लोग रहेंगे सब एक से बढ़कर एक एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। ये नहीं कि नॉर्मल आप किसी भी रैंडम इंसान को पकड़ के उससे काम करवा लो, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको उसकी पहली चीज़ तो नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज है तब तो वो उसमें बेसिकली अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वो दे पाएगा। अगर नॉलेज ही नहीं है तो फिर वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? ठीक है, तो ये सारी क्या है, चैलेंजेस हैं जो फ्यूचर में या आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकती हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आज का हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने बताया था हालांकि लास्ट क्लास में कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब सिर्फ फिंगरप्रिंटिंग नहीं होता। ठीक, हम डीएनए का सीक्वेंस जिस जिस मैनर में ला सकते हैं वो सारे ही मैनर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर है। ठीक, फिंगरप्रिंटिंग से ऑब्वियस सी बात है हम मैच कर सकते हैं। फिंगरप्रिंटिंग से अगर किसी क्रिमिनल स्टेज पे पता चल गया कि उसके फिंगरप्रिंट मैच हो रहे, यानी सस्पेक्टेड जो भी रहेगा वो क्रिमिनल होगा, ये तो होता है। साथ ही चाहे ब्लड ग्रुप हो, चाहे टिश्यू हो, सेल्स हो, चाहे आपके बाल ही क्यों ना हो, ठीक है, इन सब से हम अपना डीएनए सीक्वेंस, बेसिकली आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि बच्चा उनका है या नहीं है, इसके लिए बाल का डीएनए, बेसिकली डीएनए टेस्ट कराते हैं ना। तो ये सब क्या है, डीएनए टेस्ट में ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। लेकिन हम कॉमनली भाषा में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब सिर्फ समझते हैं कि फिंगरप्रिंट नहीं, हम जहाँ जहाँ से डीएनए का सीक्वेंस पता कर सकते हैं वो सारी ही चीज़ें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती हैं। द टेक्निक of DNA fingerprinting was initially developed by Alec Jeffreys। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टेक्निक दिया था। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस। अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज एनी डिफरेंस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बिटवीन इंडिविजुअल। अब आप सोचो, रिपीटिव डीएनए लास्ट क्लास में हमने देखा था, इनफैक्ट आज भी क्लास में हम उसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, रिपीटिव डीएनए, अगर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती कैसी है, एक ओवरव्यू इसका लेते हैं। क्या होता है कि अगर किसी दो इंसान है, ठीक है, ए और बी, या आप इसको अलग से समझो, एक इंसान है ए, एक इंसान है बी, हमें सस्पेक्टेड प्लेस से एक बेसिकली मैच मिला है जिसमें यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं, रिपीटिव वे में हो रही हैं। ठीक है, इस इंसान के भी यहाँ पे चीज़ें रिपीटिव वे में है, लेकिन इस इंसान के यहाँ पे चीज़ें एक रिपीटिव वे में है और दूसरी चीज़ यहाँ पे रिपीटिव वे में है। तो बेसिकली सस्पेक्टेड कौन ज़्यादा रहेगा, सस्पेक्टेड किससे है, ये किससे मिलता जुलता दिख रहा है, ए वाले से। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाता है कहाँ पे सीक्वेंस जो है वो रिपीटिव मैनर में है, या डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है कहाँ पे कम। इससे आप बेसिकली मैच कर पाते हो कि इंसान का जो डीएनए है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सीक्वेंशियल पैटर्न देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दीज डिफरेंसेस कैन बी सिंगल बेस पेयर चेंजेस और इन द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए। ठीक है, ये जो बेसिकली ये जितने भी डिफरेंसेस है ये किसी सिंगल बेस पेयर में भी आ सकता है या नंबर ऑफ कॉपीज में भी ये डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर किसी इंसान में एक सिंगल बेस पेयर में ही चीज़ें अगर मिल जाती हैं तो मिल जाती हैं, नहीं तो नंबर ऑफ कॉपीज़ में उस चीज़ को देखते हैं कि वो चीज़ें एक्चुअल में मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन स्पेसिफिक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीटेड्स कॉल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीटेड, जिसको नाम बोलते हैं VNTR। ठीक है, VNTR का फुल फॉर्म वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ये बेसिकली क्या देखता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रिपीटेड सीक्वेंस को ही चेक किया जाता है। ठीक, अब ये जो VNTR है दैट वेरी इन नंबर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर हमारे में VNTR 10 है
तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगले में भी 10 हो, ये वैरी करता रहता है। और सबसे बड़ी चीज़, इसका साइज़ वैरी करता है, ठीक है। हमारे में हो सकता है सिर्फ इतने दूर हो, 2 to 3 सेंटीमीटर में हो, लेकिन औरों में हो सकता है 5 to 4 सेंटीमीटर हो, या 1 सेंटीमीटर हो, या 0.5 सेंटीमीटर हो। तो ये जो VNTR की रेंज है, ये बेसिकली हर पर्सन में वैरी करती रहती है, ये एक जैसा कभी भी नहीं रह सकता, ठीक। DNA fingerprinting involves identifying difference in some specific region in gene sequence called as repetitive DNA because in these sequence small stretch of DNA is repeated many times. These repeated DNA are separated from bulk genomic DNA. ठीक है, जो भी रिपीटेटिव DNA है, अगर किसी DNA में इतना पार्ट रिपीटिव वे में चल रहा है, ठीक है, इतना पार्ट जो है वो रिपीटेटिव वे में चल रहा है, तो इस रिपीटेटिव वे में क्या, जो भी पार्ट चल रहे हैं उनको सेपरेट किया जाता है, ठीक, एज अ डिफरेंट पीक ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। और फिर उनका सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट, याद है ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन हमने और कब किया था, जब हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ DNA का एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, तो वहाँ पे सीजियम क्लोराइड के साथ भी डेंसिटी ग्रेडियंट किया था, स्मॉल और दोनों बेसिकली सेपरेट करने के लिए। एक जो N14 था आइसोटोप्स और एक N15 था, वहाँ पे भी हमने यूज़ किया था। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से रिलेट करके ही आगे बढ़ रही हैं, ठीक। अब हमने DNA, जो भी DNA का तो बेसिकली लेंथ बहुत बड़ा है, लेकिन जो रिपीटेटिव पार्ट है उसको हम सेपरेट करेंगे और उनका डेंसिटी वाइज सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे कि कितना ज़्यादा रेंज में ये जो भी रिपीटेटिव पार्ट है वो कितना रिपीट हो रहा है, कितने रेंज तक रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब आप पढ़ोगे एक सैटेलाइट DNA, ठीक है, और रिपीटेटिव DNA। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है। रिपीटेटिव DNA का मतलब जो पार्ट DNA में रिपीट हो रहा हो, हालांकि वो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता, उसकी यही खास चीज़ है कि वो कोडिंग नहीं करता, लेकिन वो पार्ट हमेशा ही रिपीट। और किसी चीज़ को जब रिपीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, DNA का जो लेंथ है वो स्ट्रेच हो जाएगा। तो बेसिकली इनका फंक्शन सिर्फ यही होता है। आपके सैटेलाइट DNA कहाँ पे होते हैं, ये अक्सर करके पूछता है। सैटेलाइट DNA टेलोमर पे प्रेजेंट होते हैं या सेंट्रोमियर रीजन पे प्रेजेंट होते हैं, और सेंट्रोमियर और टेलोमियर के बीच में ही प्रेजेंट होता है हमारा क्या, रिपीटेटिव DNA। ये क्वेश्चन आ चुका है और हो सकता है कि रिपीट होने के चांसेस है, इसलिए दिमाग में रखना कि हमारे जो सैटेलाइट DNA है वो क्या है, अभी हम बताएंगे उनके बारे में। सैटेलाइट DNA बस अभी याद रखो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, टेलोमियर रीजन पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं या सेंट्रोमियर रीजन पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्रोमोसोम के बिल्कुल इंडेंट के पास या तो बीच में, ठीक। और टेलोमियर और सेंट्रोमियर के बीच में क्या प्रेजेंट होगा हमारा रिपीटेटिव DNA, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, सैटेलाइट DNA। अभी तो हमने बेसिकली बोला कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कहाँ पे नहीं होगा। अब ये सैटेलाइट DNA है क्या, वो जानेंगे। द अदर स्मॉल पीक्स आर रिफर्ड टू एज सैटेलाइट DNA। अब हमने जब रिपीटेटिव DNA का सीक्वेंसिंग, बेसिकली उनको जब डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन किया, डेंसिटी ग्रेडियंट के साथ सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो एक नई नई पीक्स आ रही थी। उन्हीं पीक्स में जो स्मॉल पीक होगा उसको हम कहते हैं क्या, सैटेलाइट DNA। डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, लेंथ ऑफ द सेगमेंट एंड नंबर ऑफ द रिपीटेटिव यूनिट, this satellite DNA is classified into many categories such as microsatellite, mini satellite etc. कितने नंबर ऑफ रिपीटेटिव DNA है, मान लो हमने इतनी दूर का रिपीटेटिव DNA लिया था, अब हम जब इनका सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो इतने इतने पार्ट में ये क्या होगा, डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से टूट जाएगा। इनमें से जो सबसे छोटा पार्ट होगा उसको हम कहते हैं सैटेलाइट DNA। अब सैटेलाइट DNA की खास बात क्या है कि ये रेंज के हिसाब से अलग अलग कैटेगराइज होती हैं, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। माइक्रो मतलब बिल्कुल छोटू सा, यानी इनके अंदर रिपीटेटिव पार्ट कितना होगा, सिर्फ इतना। मिनी उनसे थोड़ा बड़ा होता है, यानी इनके अंदर रिपीटेटिव पार्ट थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इस मैनर में वो अरेंज होते हैं। These sequence normally do not code for any protein, but they form a large part of human genome. Obvious सी बात है, ये रिपीटेड वे में जब चल रहे हैं तो ये हमने पिछली क्लास में भी हालांकि पढ़ रखा है कि रिपीटेटिव DNA जो भी पार्ट हैं ये किसी भी चीज़ को या किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करेंगे। फंक्शन क्या है इनका, ये DNA की लेंथ
को स्ट्रेच करा देते हैं, जिससे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, ह्यूमन जीनोम में। बेसिकली अगर रिपीटेटिव डीएनए का पता ना चले तो हम फिंगरप्रिंटिंग मैच नहीं करा सकते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में क्या हो रहा है, पॉली का मतलब एक से ज्यादा, ठीक। इट इज एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन दैट इज ऑब्जर्व्ड इन पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये बहुत ही जल्दी जल्दी पॉपुलेशन में, यानी एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के साथ पॉपुलेशन में ऑब्जर्व किया जाने वाला म्यूटेशन है, ठीक। दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग डीएनए, ठीक है। ये कहाँ पे देखा जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉलीमॉर्फिज्म वाली कॉन्सेप्ट देखी जाती है नॉन कोडिंग डीएनए की साइड पे, कोडिंग डीएनए वाले पे नहीं, नॉन कोडिंग डीएनए वाले पे। मे नॉट हैव इमीडिएट इफेक्ट एट इंडिविजुअल, ऑब्वियस सी बात है, म्यूटेशन का तुरंत से इफेक्ट नहीं दिखता, ये जनरेशन टू जनरेशन जैसे जैसे पास आउट होगा फिर एक जनरेशन में आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये हमारे बेसिकली आप हो या हम हो या कोई भी इंसान हो, हर किसी के अंदर रिपीटेटिव डीएनए अलग अलग होंगे, ये तो बेसिकली तय है। अब ये रिपीटेटिव डीएनए हर जनरेशन के साथ पास आउट होते हैं, ठीक है। अब ये पास आउट होते होते इनके अंदर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है और एक ऐसी जनरेशन आएगी जहाँ पे हमारे वजह से कोई नया चीज़ इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और उसी का हम नाम देंगे क्या, म्यूटेशन, ठीक। यानी इनका इफेक्ट जो होगा एक जनरेशन में नहीं देख सकते आप, लेकिन धीरे 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 म्यूटेशन क्या है, स्लो प्रोसेस है, स्लो है लेकिन सडन है, अचानक से दिखेगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिविटी, दिस म्यूटेशन कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये जो म्यूटेशन अभी हमने बताया, जनरेशन टू जनरेशन क्या होगा, एक्यूमुलेट, इकट्ठा होता रहेगा, एंड फॉर्म अ बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, और इसी की वजह से क्या आएगा, वेरिएशन क्रिएट होगा, ठीक है। मे बी हम तो बंदर से इन्वॉल्व हुए हैं, नॉर्मल भाषा में तो हम यही कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे। मे भी हो सकता है एक टाइम ऐसा है कि हमसे कुछ नया इवॉल्व हो, और वो किसका पार्ट होगा, वेरिएशन का पार्ट होगा। हमारी बॉडी में भी या आपकी बॉडी में भी क्या होगा, धीरे 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 चीज़ें क्या होंगी, म्यूटेट होती रहेंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे वजह से एक नया एवोल्यूशन क्रिएट होगा। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ थिंग्स दैट इज जीन मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है ये किस चीज़ में हेल्पफुल है, जीन मैपिंग में और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि यहीं से वेरिएशन क्या होते हैं, कंफर्म होते हैं, ठीक। अब अभी आप बेसिकली पढ़ोगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं, वो स्टेप में क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, ये सारी ही चीज़ें हमें आज की क्लास में पढ़नी है। बस आप एक छोटा छोटा ओवरव्यू, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना डीप आपके सिलेबस में पढ़ना भी नहीं है आपको, ठीक है। सिर्फ नाम से चीज़ें, नाम का थोड़ा सा मीनिंग समझना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या क्या स्टेप हुए हैं, कौन कौन से स्टेप देखे गए हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसको निमोनिक्स की तरह अगर आपको याद करना है तो याद कर सकते हैं, इंडिया, ठीक है। आई फॉर क्या है, आइसोलेशन, सबसे बढ़िया देश है, और हमारे ही देश में कौन है, हम सब के फेवरेट धोनी सर, ठीक है। ये निमोनिक्स की तरह आप चाहो तो याद कर सकते हो। आई से क्या है, आइसोलेशन, ठीक। एस से क्या है, सेपरेशन। अब आप कहोगे मैम डाइजेशन वाली जो चीज़ है, बेसिकली इसको हम बताएंगे क्यों हम इसको हटाए हैं, वो बता दे रहे हैं। उसके बाद क्या है, बी से क्या है, बोल्टिंग, ठीक। एच से क्या है, एच से है हमारा हाइब्रिडाइजेशन,
और डी से है डिटेक्शन। आप इसको चेंज कर सकते हो, बढ़िया देश जो है वो छोटे में ही रखो और है बड़े में रखो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो हमने कैपिटल लेटर में लिखा है सिर्फ आपको उसको याद रखना है। क्या है? बेसिकली आई से इंडिया, एस से सेपरेशन, बी से बोल्टिंग और एच से ये देश जो है, बेसिकली इसको याद नहीं रखना है, देश का कोई मतलब नहीं है से क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। और ध्वनि के स्टार्टिंग का डी क्या कहलाता है? डिटेक्शन, ठीक है। अब हमें पढ़ना है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब जो भी बेसिकली आपको अगर फिंगरप्रिंटिंग निकालनी है तो पहले आपको डीएनए को आइसोलेट करना होगा। जहाँ पे भी जो भी क्रिमिनल केसेस होंगे वहाँ पे क्या होगा? डीएनए सीक्वेंस को क्या आइसोलेट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ठीक है। डीएनए को रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस में आप डालोगे और वहीं पे चीज़ें क्या होती हैं? सेपरेट होना शुरू होंगी। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? ये बेसिकली आपको बायोटेक वाले चैप्टर में अच्छे से समझना है, ठीक। यहाँ पे चीज़ें सिर्फ नाम के तौर पे आप याद कर लो कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? सेपरेशन करोगे डीएनए के फ्रैगमेंट्स का। जो भी फ्रैगमेंट्स बनेंगे उनको अलग अलग क्या करोगे? आप सेपरेट करोगे। ट्रांसफरिंग या इसी को प्रोसेस को कहते हैं बोल्टिंग, ठीक है। ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन, ठीक है। अब जो भी फ्रैगमेंट आया उसको एक नाइलॉन या इसी को बोला गया है सिंथेटिक मेम्ब्रेन, ठीक है। सिंथेटिक, नॉट अ नेचुरल। सिंथेटिक मेम्ब्रेन जो बना होता है क्या? नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन का, उस पे इसको ट्रांसफर किया जाता है और ये ट्रांसफरिंग ही क्या कहलाता है? ब्लॉटिंग, ठीक। फिर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यानी दोनों कॉपीज को हाइब्रिड किया जाएगा यूजिंग लेबल VNTR प्रोब एंड लास्ट है हमारा डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय द ऑड। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे? जो भी चीज़ें आपने फ्रैगमेंट्स कलेक्ट किया उनको ट्रांसफ़र किया। एक सिंपल भाषा में अगर आप इसको समझना चाहो तो बेसिकली हमने डीएनए का फ्रैगमेंट लिया, ठीक है। डीएनए का एक फ्रैगमेंट में क्या है? ATGC। तो हमने जो भी क्रिमिनल केसेस से डीएनए को आइसोलेट किया है, ठीक, वो है ये, उनके अंदर ये पैटर्न चल रहा है, ठीक। और हमने जिस पे भी हमारा सस्पेक्टेड होगा, जिस पे भी हमको डाउट होगा, उसके डीएनए फ्रेगमेंट में अगर ए के साथ सेम प्लेस पे ही VNTR प्रूफ का मतलब बेसिकली वेरिएबल, ठीक है। VNTR हमने पढ़ रखा है, तो बेसिकली वहाँ पे जो भी वेरिएबल नंबर पे चीज़ें होंगी, ठीक, वही कोडिंग भाषा अगर उनके साथ भी है, यानी ए के साथ अगर यहाँ T जुड़ा है, T के साथ A, G के साथ C और C के साथ G, यानी जो भी सस्पेक्टेड है वही क्या है? हमारा क्रिमिनल। तो लास्ट स्टेप में क्या किया जाता है? डिटेक्शन किया जाता है। किसका? कि जो भी हाइब्रिड बना है क्या वो एक दूसरे से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक। समझ में आया? पहले क्या करेंगे? हम चीज़ों को आइसोलेट करेंगे। चीज़ों को आइसोलेट करने के बाद क्या करेंगे? हम बेसिकली डाइजेशन, बेसिकली जो भी डीएनए होगा उसके साथ कोई भी अदर कंपाउंड ना हो, इसलिए उसको डाइजेस्ट कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंडोन्यूक्लियस, ठीक है। इंडोन्यूक्लियस की हेल्प से डीएनए का जो भी सेगमेंट हमें मिला उसको डाइजेस्ट कराया जाता है। इसके बाद किया जाता है सेपरेशन, ठीक है। डीएनए के जो भी फ्रैगमेंट्स बनेंगे उनको सेपरेट किया जाएगा बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। डीएनए को सेगमेंट, क्वेश्चन आता है यहाँ से एक एक नंबर में कि डीएनए को सेगमेंट को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक। बेसिकली यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस में कुछ ऐसा होता है कि डीएनए के जितने ज़्यादा एनोड और कैथोड का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, तो डीएनए हमेशा क्या है? पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज। ऑब्वियस सी बात है नेगेटिवली चार्ज है, ये हमने देख चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा? जितना छोटा पार्ट होगा वो उतना ज़्यादा हायर रेंज तक ट्रेवल करता है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना। इसके बाद फोर्थ पे क्या है? ट्रांसफरिंग या ब्लॉटिंग करेंगे। जो भी हमें फ्रेगमेंट्स मिला है उसको एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है। जो मेम्ब्रेन बना किसका होता है? या तो नाइट्रोसेलुलोज का बना होता है या तो नायलॉन का बना होता है। और लास्ट हमारा क्या है? हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद डिटेक्शन का काम, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन यूनिक कौन से टेक्निक से किया जाता है? VNTR से, ठीक। और लास्ट है डिटेक्शन, जो भी हाइब्रिड बना क्या वो सस्पेक्टेड जो भी पर्सन होगा उससे मैच हो रहा है या नहीं, इसको डिटेक्ट कराया जाता है। चीज़ें समझ में आई?
एक माइंड में आप सोचते रहो कि आपको एक ऐसी जगह डाला गया है जहाँ पे आपको बेसिकली डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग कलेक्ट करना है। अब आपने कलेक्ट करके क्या करोगे, कलेक्टिंग मतलब आइसोलेशन किया, आइसोलेशन के बाद आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में आपको यही करना है कि उनको एक एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से डाइजेस्ट कराना है ताकि उनमें कोई अदर कंपाउंड हो तो वो डाइजेस्ट हो जाए। नेक्स्ट है इसके बाद क्या करना है, सेपरेट करना है डीएनए के हर फ्रेगमेंट्स को, छोटे छोटे पार्ट्स। जैसे ही आप एंडोन्यूक्लियस में डालोगे वो जितने भी डीएनए होंगे वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये सारे पार्ट एक दूसरे से अटैच्ड होंगे तो इनको सेपरेट भी तो करना है, तो सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, इसके बाद हम करेंगे क्या, ब्लॉटिंग, जिसमें आप ट्रांसफर करोगे उन फ्रेगमेंट्स को किस पे, एक सिंथेटिक फाइबर पे जो बना होता है नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन का। इनके बाद हम करते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ VNTR प्रोब। उसके बाद हम करते हैं क्या, डिटेक्शन, जो भी हाइब्रिड बना उसका डिटेक्शन। ये पांचों स्टेप आपको याद रखने किसमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। चाहो तो निमोनिक्स के तौर पे याद कर लो, एक भी स्टेप ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कि आप ये सोचो कि मैम ये वाला यहाँ कर दे ये वाला यहाँ, हर चीज़ एक स्टेप में ही बनेगी। अगर स्टेप ऊपर नीचे हुए तो आपके प्रोसेस बेसिकली दिक्कत करेंगे, तो इसलिए इसको एज इट इज़ याद रखना है। निमोनिक्स की हेल्प ले सकते हो आप, नहीं नॉर्मली याद कर सकते हो तो याद कर लो, दिमाग में अगर चीज़ें सोच रहोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, ये है कुछ डायग्राम। बेसिकली क्या हुआ, डीएनए का एक्सट्रैक्शन यानी आइसोलेशन हुआ, उसके बाद डाइजेशन हुआ, छोटे छोटे फ्रेगमेंट, देखो डीएनए कुछ ऐसा था, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें कुछ ऐसा रेंज होता है जितना छोटा पार्ट होगा उतनी दूर तक वो ट्रेवल करता रहता है। इसके बाद क्या होता है, ट्रांसफर, एक मेम्ब्रेनियस शीट पे इसको ट्रांसफर किया जाता है जो नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन का बना होता है। इनके बाद आता है क्या, हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद बेसिकली हम डिटेक्शन का काम करते हैं। ये है पूरा का पूरा हमारा क्या, पूरा का पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कौन कौन से स्टेप में फॉलोअप होता है। और इसी के साथ हमारा आज का जो एक बहुत ही बेसिकली 11 लेक्चर लगे हैं इस चैप्टर को कंप्लीट कराने में, तो ये चैप्टर फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपका काम क्या है, एनसीईआरटी के जितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है उनको एक बार में सॉल्व कर जाओ। ठीक, हालांकि आपने अगर बीच बीच में जैसे जैसे टॉपिक कवर हुआ वैसे वैसे क्वेश्चन सॉल्व कियोगे तब तो बेस्ट है, नहीं भी किया है तो आज ये चैप्टर पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। आप चाहो तो एनसीईआरटी के साथ साथ PYQ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बेसिकली एक क्लास ऐसी रखेंगे जिसमें हम PYQ वगैरह पूरे के पूरे सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे जो रिपीटेड वे में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिलहाल आपको याद रखना है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड, साथ ही कौन से साइंटिस्ट ने कौन से ईयर में क्या एक्सपेरिमेंट किया था और किन पे किया था, ठीक, वो याद रखना है। उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में कौन कौन सी मेन प्रोसेस है, लैक ओपेरॉन, बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा डीप जाके नहीं पूछना है कुछ, जो भी डीप, मैंने बेसिकली आपके डीप क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, साइंटिस्ट वाले पार्ट से, वहाँ से आपके क्वेश्चन साइंटिस्ट के, क्योंकि इतने सारे नाम है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है, तो आप एक दो बार रिवाइज कर करके 2-2 3-3 दिन के बाद एक बार पैसे पेज पलट के रिवाइज कर लिया करिए ताकि आपको चीज़ें भूले ना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।